आज के दौर में लोग बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, जागने के लिए सिगरेटें फूके जा रहे हैं। मतलब मुझे शर्म आती है। Do you believe in the circle of karma? 100%। सो यू नो योर कर्मा। आपके डीड्स आपको पता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। फिर There are days when we feel low. आप उस फेज से कैसे उभर कर आती हैं? सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन फेलियर्स को बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट से एक्सेप्ट करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स। आरती वहाँ पर प्रारंभ हो जाती है, तब आप अंदर से कैसा महसूस करती हैं मैम? पता नहीं मुझे रोना आ जाता है। तो पता नहीं मुझे वो एक गूज बम्स जैसे हो। किसी भी मंदिर के चौखट तक आप पहुंच सकते हो, लेकिन उसकी इजाजत ना हो तो आप उस चौखट को लांग नहीं सकते। कि हमारी इच्छाओं से भी ज्यादा बेहतर उसकी योजनाएं होती हैं। एग्जैक्टली इसमें मैं जी। प्रेमानंद जी को भी मैं सुनती हूँ। रात को सोते वक्त जब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं ना, सवेरे जब आप ऑन करो तो कई बार आपको उसके जवाब प्रेमानंद जी के जरिए आपको मिलते हैं। 7 साल मैं घर में बैठी थी बिना काम के आफ्टर मयूरी। और आजकल जब बच्चे बोलते हैं ना 7 दिन हमारे पास काम नहीं, 7 महीने काम नहीं है, तो मैं वही बोलती हूँ कि भाई साहब 7 साल। जर्नी में जितनी भी अभी तक आपने जिए, आपका कोई रिग्रेट रहा है? वो जिंदगी ही क्या जिसमें रिग्रेट्स ना हो। बचपन में मैंने सीखा था डू एंड डाई, बट मैंने उसे थोड़ा सा कन्वर्ट किया। मैंने कहा डू एंड देन डाई। जिंदगी एक तमाशा ही तो है, जिसमें कलाकार हम खुद हैं। तो लिख देते हैं हमारी कहानी कुछ ऐसी जिसका कोई वजूद है। नमस्ते, मैं नंदिनी श्रीवास्तव आपका मंजिल द पॉडकास्ट पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी है जिन्होंने अपनी कला, मेहनत और आत्मविश्वास से हम सभी का दिल जीत लिया है। वे एक बेहतरीन एक्ट्रेस, डांसर और आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा आगे रखा और अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तो आइए स्वागत करते हैं सुधा चंद्रन जी का। नमस्ते मैम, कैसे थैंक हैं यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी हूँ, एज रॉकिंग एज एवर। आप? आपकी वाइब मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस आप कहाँ से लेकर आती हैं? कॉन्फिडेंस मैं हमेशा से कॉन्फिडेंट थी। मतलब आई थिंक शायद पैदा ही इसलिए हुई हूँ कॉन्फिडेंस वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए या उसे सही प्रूफ करने के लिए। मतलब मैं पहले से कभी किसी चीज़ से ऐसी डरती नहीं थी। एंड जब भी ज़िंदगी में मैं नीचे गिरी हूँ उस वक्त पता नहीं वो कॉन्फिडेंस अंदर से कहाँ से आ जाता है कि मैं अपने आप को फिर गैदर कर लेती हूँ और सोचती हूँ कि इसके बहुत आगे निकलना है। तो वो एक कॉन्फिडेंस आई थिंक हर इंसान के अंदर है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सुधा चंद्रन के अंदर वो कॉन्फिडेंस है या एनर्जी है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को ना अनदेखा करते हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट एवरीबडी रियलाइजेस कि आपके अंदर भी वो कला है, बस उसे सिर्फ जागृत कीजिएगा। हमारी जो लाइफ होती है वो फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स होती जी। है, ठीक है? तो हम लोग पूरे टाइम वी कैन नॉट फील कॉन्फिडेंट, देयर आर डेज व्हेन वी फील लो। हम्म। तो आप उस फेज से कैसे उभर कर आती हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जिंदगी कभी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। उतार चढ़ाव तो हम मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट जब भी वो एक वो आई ऑलवेज से दोज बैड डेज जिसे हम कहते हैं, उस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ। उन दिनों में आपको अपने एस्टीम को नहीं खोना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है। बिकॉज कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सिल्वर ब्लैक क्लाउड देर इज अ सिल्वर लाइनिंग। हर काले बादल के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग हमें हमेशा दिखता है। बस वो क्लाउड हट जाए और हम उस सिल्वर लाइनिंग तक पहुंच जाए। जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि कई बार नहीं, मतलब मैंने तो 3 साढ़े 3 साल वो एक पैच देखा है जब मैं उस दौर से गुजरी थी। जब जब मुझे ऐसा लगता था, लोग मुझसे कहते थे कि छोड़ो ना, क्यों मतलब इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो तुम अपने शरीर को या अपने मन को, अपने दिमाग को। तो उस वक्त मैं सोचती थी कि अगर ये मैंने नहीं एंड्योर किया, ये मैंने नहीं झेला, तो शायद जब मैं सक्सेसफुल बनूंगी तो मुझे सक्सेस का महत्व मैं नहीं समझ पाऊंगी। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन फेलियर्स को बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट से एक्सेप्ट करें। तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट इज सक्सेस। क्योंकि सक्सेस जब आपको मिलता है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि क्या कीमत आप चुका चुके हो उसे हासिल करने के लिए। सो वो एक फेज में मैं हमेशा अपने आप को बहुत काम रखती हूँ, भगवान पर बहुत भरोसा करती हूँ। वो एक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि जब ऐसा एक रफ पैच आता है ना, तो लोग सवाल पूछने लगते हैं, अरे यार इतना किया तो ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया। वो कभी मत करना। जब आप किसी पे भरोसा करते हो ना,
तो उस भक्ति को या उस फीलिंग को आप कभी उस पर कोई सवाल मत उठाइए। हो सकता है कि वो आप उस पाथ से इसलिए जा रहे हो क्योंकि ऊपर वाला चाहता है या शायद आपकी परीक्षा ले रहा हो। जैसा कि आपने कहा कि आपको भक्ति पर बहुत जी, विश्वास है। जी। आजकल बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले पहले भी बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हुआ करते थे, पर आजकल रील्स हो गई हैं, हम लोग इतना ज़्यादा ओपन टू सोशल मीडिया हो गए हैं कि हमें और ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है। तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है? स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए मतलब जैसे आप कह रहे हो कि आज स्पिरिचुअलिटी की बहुत बात हो रही है, पर स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर सालों से मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जनरेशन्स टू जनरेशन्स बिफोर स्पिरिचुअलिटी। और अगर आज हिंदुस्तान तरक्की के मार्ग पर है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वेरी की नोट टू आवर सक्सेस। स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए इज़ अनकंडीशनल सरेंडर। जिस भगवान पर मैं विश्वास करती हूँ, मैं एक उन पर कभी सवाल नहीं उठाती। सेकेंडली जब मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ, तो टोटल सरेंडर है फिर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं कर सकता, तो फिर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब कठिन टाइम आता है, तो मैं अपने आप को रीअश्योर करती हूँ कि सुधा, ये भगवान शायद तुमको टेस्ट कर रहा है। सिर्फ़ ये शायद ये देख रहा है कि कहीं ये लड़की का विश्वास या जो स्पिरिचुअलिटी में ये जो बोलती है कि मैं विश्वास रखती हूँ, कहीं वो हिल तो नहीं रहा है, कहीं डगमगा तो नहीं रहा है। तो हो सकता है कि ये जो पैचेज़ आते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, उस चीज़ को मैं बहुत पॉज़िटिव नोट पे लेती हूँ और मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इज़ एब्सोल्यूट कनेक्शन टू द लॉर्ड ऑन द टॉप। मैं कला की बात करूँ, जी, तो आपको आज पूरा देश जो है एक कलाकार के नाम से जानता है। आप जी। कैसा महसूस करती हैं मैम? क्योंकि आज के समय में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कला का महत्व लोगों को इतना पता नहीं है। लोग कहते हैं पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं हो रहा तो एक्टर बन जाओ, डांसर बन जाओ, लोगों को आसान लगती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको जब इतने सारे लोग एक कलाकार का नाम देते हैं तो आप कैसा बहुत महसूस गर्व करती हैं? महसूस फ़ील होता है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप बहुत ही वो चोज़न इंसान हो, इसीलिए आप कलाकार हो। बिकॉज़ हर कोई कलाकार नहीं है। अगर आप 100 लोगों के बीच आपको चुना गया है, तो इट मीन्स कि यू आर डेस्टिन्ड टू बी एन आर्टिस्ट। और लोगों को ऐसा लगता है कि कला का जो क्षेत्र है, वो बहुत ही सिंपल है, कि कुछ नहीं कर रहे, चलो मतलब जब मैं लोगों से मिलती हूँ, बहुत दुःख होता है कि लोग आके मुझसे कहते हैं कि मेरी बेटी कुछ कर नहीं रही है, देख लो ना कहीं एक्टिंग वैक्टिंग कर ले तो, या कोई डांस वांस में देख लो। वो ये नहीं समझते कि इसके पीछे बहुत कठिन साधना है। हमने कितने सालों की हमने साधना मेहनत करने के बाद आज भी मैं कहती हूँ कि मैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट हूँ। कोई भी आर्ट को कंप्लीटली एक जन्म में तो नहीं हासिल कर सकता। यू कैन नेवर बी अ मास्टर ऑफ आर्ट। वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट, और हर रोज हम कुछ सीखते हैं। तो उसके लिए आपकी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि भैया एक इंडस्ट्री दिख गया, बहुत ग्लैमर वर्ल्ड है, चलिए आ जाइए, मेरी बेटी कुछ नहीं कर रही है, चलो आके वो एक्टिंग कर लेगी, ऐसा नहीं है। अगर हम टेलीविज़न सीरियल्स की बात करें जहाँ पर हमने चौबीसों घंटे काम किए, हमने हमारी मेहनत है, और अगर हम जैसे आर्टिस्टों को आज वो फल मिल रहा है, तो मैं कहती हूँ कि वी मैं तो यही कहूँगी कि मेरे लिए कोई बून नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है, तो मैं ये सक्सेस डिज़र्व करती हूँ। मुझे ऐसे नहीं बुला के दिया गया है। मैंने बहुत मेहनत की, और अगर इस मेहनत का मेहनताना मुझे नहीं मिलता, तब मुझे दुःख होता। तो आई एम वेरी प्राउड टू बी एन आर्टिस्ट। वेरी ट्रू। एक आर्टिस्ट की लाइफ से हम सभी को क्या सीख मिलती है मैम? आप ज़िंदगी के बहुत सारे इमोशंस सीख लेते हो। वन एज़ अ डांसर, सेकंड एज़ एन आर्टिस्ट। क्योंकि एज़ अ डांसर जब आप स्टेज पर परफ़ॉर्म करते हो, तो आप एक ही टाइम पे इतने सारे किरदार आप निभाते हो, क्योंकि मोस्टली हमारे जो डांसेस हैं, चूँकि मैं भरतनाट्यम करती हूँ, तो मोस्टली हमारे जो परफॉर्मेंसेस होते हैं वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ जुड़ा रहता है। तो एक पल में मैं कभी कंस बनती हूँ तो कृष्ण बनती हूँ, तो कभी राम बनती हूँ तो रावण बनती हूँ। तो ये कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता है, और वहाँ पर आप अगर गलती भी करते हो, तब भी बिना ऑडियंस को ये दिखाते हुए कि कुछ गलती हुई है, आप कवर अप करते हो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड एज़ एन एक्ट्रेस, आई थिंक मैंने पॉज़िटिव भी किया है, नेगेटिव भी किया है। पॉज़िटिव करती हूँ तब भी लोग पसंद करते हैं, नेगेटिव करती हूँ तो और भी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस है, और मैं काफ़ी इमोशंस
अपने इस कला के ज़रिए मैं जी पा रही हूँ, जो शायद मैं एक ज़िंदगी में नहीं जी पाती। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही मैम। जब आपने नेगेटिव रोल्स निभाए, उस वक़्त आप क्या महसूस करके उन रोल्स को निभाती हैं? बिकॉज़ कुछ हम नहीं, हुँ, बिकॉज़ अगर मैं महसूस करूँ और उसको मैं अपने अंदर उतारूँ, तो फिर वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। सी एज़ एन एक्ट्रेस वी आर ऑन स्विच ऑफ एक्ट्रेसेस। तो मैं ख़ास तौर से एब्सोल्यूटली स्विच ऑन स्विच ऑफ हूँ। मतलब जब मैं नेगेटिव करती हूँ तो पल भर के लिए वो मैं नेगेटिव हूँ, बट उसके बाद आई एम माय ट्रू सेल्फ, क्योंकि तभी मैं वो बैलेंस कर पाऊँगी। जब लोग बोलते हैं कि अरे अभी तक तो तुम मस्ती कर रही थी यार, अभी जाके तुम लोगों को मतलब इतना टॉर्चर कर रही हो। बट दैट इज़ व्हाट एज़ अ कलाकार वही तो आपका एक टेस्टिंग पॉइंट है कि आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे कर सकते हो। जैसा कि आपने कहा कि आप एक भरतनाट्यम डांसर हैं, हाँ जी। आपके लिए नृत्य क्या है? क्योंकि कुछ कलाएँ मैम बीइंग एन आर्टिस्ट मैं फ़ील कर सकती हूँ उस चीज़ को कि वो हमारे साथ रह जाती हैं। तो मेरा आप अस्तित्व है वो। मतलब डांस नहीं है तो शायद सुधा चंद्रन ना हो। इस दुनिया में ही वो एग्ज़िस्ट नहीं कर पाएगी। द एयर दैट आई ब्रीथ इज़ माय डांस। मेरे लिए तो ऑक्सीजन है वो। मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है वो। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जब वो फेजेस ऑफ अप्स एंड डाउन्स है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से बहुत नाराज़ हैं या आप किसी चीज़ से बड़े अपसेट हैं, कभी दुखी हैं, आप बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं, ये सारे इमोशंस को आप जब आप डांस करते हो ना, तो आप एक दुनिया क्रिएट करते हो अपने इर्द-गिर्द। उस दुनिया के अंदर आप चली जाती हो और वो दुनिया को उस पूरी दुनिया को आप ओन करती हो, क्योंकि उस दुनिया में और कोई नहीं बसता सिवाय आप और आपकी कला। तो जब आप उस दुनिया उस ज़ोन में चले जाते हो तो इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि जो नवरस की हम बात करते हैं, वो सारे नवरस डांस के ज़रिए आप बाहर निकाल लेते हो। आज मैं ज़्यादातर लोगों को जब मैं सुनती हूँ तो लोग कहते हैं कि ब्लॉक्स बहुत है आपकी ज़िंदगी में या आपके शरीर के अंदर। ये सब वही है जो आप पेंट अप फ्रस्ट्रेशन आप अंदर रखते हो। तो जब मैं डांस करती हूँ ये सारी चीज़ें बाहर निकल आती है। तो फिर ब्लॉक्स की तो मतलब कहीं स्पेस ही नहीं रहा मेरे बॉडी में, क्योंकि रोम-रोम में सिर्फ डांस बजता है। क्या बात है! हम ज़िंदगी की बात करें, आप ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखती हैं? मैं तो डे टू डे बेसिस पे मैं इतनी मतलब अ, इतना नहीं मैं नहीं सोचती कि ज़िंदगी मैं किस नज़रिए से देखती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़ी पहेली है, जिसे हम नहीं सुलझा सकते। जैसे कल जो मेरी ज़िंदगी थी हो सकता है कि अगले क्षण में वो नहीं है। यू नो एवरी टाइम एवरी मोमेंट इज़ अ चैलेंज। आपको ऐसा लगता है कि आज ज़िंदगी पटरी पे चल रही है, एक ही मोमेंट में पता चलता है कि गाड़ी सिर्फ़ पटरी से नहीं उतरी, डिरेल हो गई है या एक्सीडेंट हो गया है। सो लिव ऑन अ डे टू डे बेसिस, मिनट टू मिनट बेसिस, कि आज जो आया है, इस पल जो आया है उसे जी लो एंड हैव अ लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन। वो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से, भले आप किसी भी ज़ोन में हो, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने इमोशंस को कभी भी किसी के सामने या किसी पर ना थोपूं। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी से नाराज़ हूँ, वो नाराज़गी मैं किसी और पे मैं दिखाऊँ, ये मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगी। और मैं कहती हूँ लोगों से कि कभी मत करना। दुःख अपने पास रखना, खुशियों को बाँटो, ताकि जब भी आप कहीं पर भी जाएँ, तो लोग आपका इंतज़ार करें और आपको देखकर लोगों के चेहरे पे वो खुशी दिखाई दे। दिस इज़ ऑल दैट यू कैरी। मेरे लिए ज़िंदगी यही। आपकी जर्नी जो रही है बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल रही है। मेरी मम्मा आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन थैंक है, यू। उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे आपके बारे में इतनी सारी कहानियाँ सुनाई, आपकी फ़िल्में देखी जी, उन्होंने। जी, जी। मुझे जब ये चीज़ें पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मुझे आपसे बात करने का आज मौका मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस जर्नी में जितनी भी अभी तक आपने जी है, आपका कोई रिग्रेट रहा है? वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें रिग्रेट्स ना हो। देखिए हर चीज़ अच्छी है, सब कुछ मिला है, ऐसा तो नहीं है, हम इंसान हैं। अगर जितने भी चीज़ें हमें मिलती है तब भी हमको ऐसा लगता है कि कुछ तो रह गया है। तो ऐसा रिग्रेट रिग्रेट बहुत बड़े रिग्रेट्स नहीं है, छोटे-छोटे रिग्रेट्स है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मेरे साथ ये क्यों हुआ? और जब ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, तो मुझे ज़िंदगी में या ऊपर वाले ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया कि अब वो रिग्रेट तो रिग्रेट ही नहीं रहा। कभी कई बार मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये नहीं होता तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँचती और इतनी वर्ल्ड फेमस नहीं होती। तो
रिग्रेट्स तो होते ही है लाइफ में, कभी ये मिला तो वो क्यों छूटा, वो मिला तो वो क्यों छूटा। तो ठीक है, जो चीज़ें छूट जाती है उसपे तो रिग्रेट्स होते ही हैं। बट अदरवाइज़ ऐसे कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा-बड़ा रिग्रेट नहीं है जिसकी वज़ह से मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, या मैं हमेशा हर हाल में खुश रहती हूँ। बात है। आप अभी भी डांस करती हैं, जी, अभी भी उसी पैशन के साथ काम करती जी। हैं मैम। तो मैं जानना चाहूँगी डिसिप्लिन लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आपका दिनचर्या जो है वो कैसा रह 100%, 100% डिसिप्लिन है। क्योंकि मैं कभी भी कहीं पे मैं लेट नहीं पहुँचती। आई एम ऑलवेज श्योर कि जो टाइम मैंने दिया है उस वक्त पे मैं पहुंचती हूँ, वो मेरा काम हो, मेरे फ्रेंड्स के साथ मीटिंग हो। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट अगर आप लेट हो जाते हो ना तो जिंदगी में वक्त भी आपके लिए नहीं रुकता। तो बहुत जरूरी है कि आप हर जगह वक्त पर पहुंचे। दिनचर्या अगर मैं बोलूँ तो मैं 6 बजे उठती हूँ। उठ के मैं अपने मतलब आधे पौने घंटे में मैं अपने सारे एक्टिविटीज कर लेती हूँ। कुछ भक्ति के गाने, मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा से मैं अपना दिनचर्या शुरू करती हूँ। फिर चूँकि मैं एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो वी हैव दिस स्कंद षष्ठी कवचम व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट, जिसे मैं सुनती हूँ। फिर माता रानी के गाने सुनती हूँ। फिर हनुमान जी के गाने सुनती हूँ, राम जी के गाने। तो ऐसे एक आधा पौना घंटा उसमें मैं हमेशा वो लगा के अपने दिन की जो तैयारियाँ होती है शूटिंग के लिए, वो सब मैं करती हूँ। किचन में जो मेरे अपने पैकिंग है वो सब मैं कर लेती हूँ। तब तक मेरी कुक आ जाती है एंड देन शी प्रिपेयर्स माय ब्रेकफास्ट, मेरा लंच, वो सब करके जो माय मैन फ्राइडे विजय लोखंडे है वो सही वक्त पे, वो अगर मैं वक्त पे पहुंचती हूँ तो ये बिफोर टाइम आ जाता है। अगर मुझे 8 बजे निकलना होता है तो वो पौने 8 आ जाता है। तो जैसे ही वो आता है तो प्रेशर और भी ज़्यादा माउंट अप होने लगता है। बट देन आई गो टू माई सेट्स, वहाँ पर भी मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ क्योंकि मैं विथ मेकअप पहुँचती हूँ 9 बजे। एंड आई मेक श्योर कि अगर उनका काम 9:30 बजे शुरू होना है तो ऑन सेट्स 9:30। माई फूड इज़ ऑन टाइम क्योंकि घर से खाना लेकर जाती हूँ, तो 12:30 पौने 1 तक मैं अपना लंच कर लेती हूँ। घर में हूँ या फिर शूटिंग पे। देन 4 बजे मेरी चाय होती है, इन बिटवीन मैं कुछ नहीं खाती। 9 बजे मेरा पैकअप होता है, 1 मिनट नहीं रुकती, बिकॉज़ 9 टू 9 12 घंटे मैं उनको देती हूँ। बाकी के 12 घंटे मेरे अपने परिवार के लिए मैं देती हूँ। तो जब मैं घर से निकलती हूँ, तो मैं घर के बारे में नहीं सोचती। और जब मैं स्टूडियो छोड़ती हूँ, तो फिर मैं स्टूडियो के बारे में नहीं सोचती। तो ये एक 12 आवर्स ये मैंने बहुत स्ट्रेट कट रखा है ज़िंदगी में। एंड बहुत रेगुलेटेड लाइफ़ लीड करती हूँ। मैं पार्टीज़ में नहीं जाती। मैं 9 बजे के बाद किसी से मिलने नहीं जाती। और ज़्यादातर मेरे कपल ऑफ फ्रेंड्स हैं, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं, जिनको मैं 1 महीने में, 2 महीने में 1 बार मिल लेती हूँ। तो ये मेरी बहुत सादगी से भरी हुई एक ज़िंदगी है। और वेजिटेरियन हूँ, तो सिर्फ़ वेज फूड खाती हूँ। So life is beautiful, sorted. And then of course dance is an integral part of me. So मैं डांस करती रहती हूँ, yes. आपने फ़िल्में की हैं, आपने टीवी सीरियल्स किए हैं, आप इतना अच्छा डांस करती हैं मैम। इतना समय हो गया है आपने कला को आपका इतना ज़्यादा समय दिया है, अभी भी आप पूरे पैशन के साथ काम कर रही हैं। आप सैटिस्फाइड हैं कि अभी आपको काम करते रहना है? अगर इंसान सैटिस्फाइड हो जाए ना, तो फिर जीने का कोई मकसद ही नहीं रहता फिर। अगर आज इस मुकाम पे आके मैं ये बोलती हूँ कि चलो यार मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, तो फिर मैं ज़िंदा क्यों हूँ? द पैशन, द फायर हैज़ टू कीप बर्निंग इन। क्योंकि अगर वो फायर आपका एक्सटिंग्विश हो गया ना, तो फिर आप घर में बैठिए। फिर आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या ये जो आर्ट है, रोज़ हम कुछ नया करते हैं, तो आप कभी मोनोटोनस नहीं फ़ील करते हो। एवरी डे इज़ अ लेवल ऑफ एक्साइटमेंट कि आज मैं जाके क्या करूँगी? या एक ही जो सीन मैं पहले कर चुकी हूँ, उसे एक नया डायमेंशन मैं कैसे दूँगी? तो आपका दिमाग नॉन स्टॉप चल रहा है जब आप काम कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक आप गए डेस्क जॉब पे वही क्लेरिकल आप कर रहे हो, वैसा नहीं है। सो आई थिंक सैटिस्फाइड मोड पे अगर इंसान आ गया, तो आई एम कंटेंट। कंटेंटमेंट और सैटिस्फैक्शन में 2 चीज़ें हैं। कंटेंट इसलिए हूँ क्योंकि जितना मैंने एस्पायर किया, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर वाले ने मुझे दिया है। बट सैटिस्फाइड मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत कुछ और करना चाहती हूँ। 90s की बात की जाए और आज के समय की बात की जी, जाए, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आ चुका है। जी। हर चीज़ में देखें बहुत ज़्यादा ही डिफ़रेंस आ चुका है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन-सी वो चीज़ें हैं जो आप इस वक़्त मिस करती हैं? हम सेट का जो माहौल उसके बारे में बात कर लें या निजी ज़िंदगी में भी आप कौन-सी चीज़ें वो मिस करती हैं?
देखिए 90s में जब हम फ़िल्में करते थे तो हम हमारे सीनियर्स के साथ बैठा करते थे, क्योंकि उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था। हम उनको देख-देख के बड़े हुए हैं। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि उस वक़्त हमारे पास वैनिटी वैन्स नहीं हुआ करते थे। तो हम सेट पे ज़्यादातर वक़्त हम सेट पे बिताते थे, जिसकी वजह से हमारा इंटरैक्शन हमारे सीनियर्स के साथ बहुत ज़्यादा होता था। तो आज जब लोग बोलते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड हो, आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, वो इसलिए क्योंकि हमने एक्टर्स को फ़ॉलो किया है। कि जैसे मैं प्राण साहब के साथ बैठती थी या फिर मैं कभी धर्म जी के साथ जब मैंने फ़िल्म की थी, कई बार मैं ये सोचती थी कि ये इतने बड़े कलाकार कैसे बने? कुछ-कुछ चीज़ें मैंने हर कलाकार से मैंने लिया है, कि ये सही है, शायद इस वज़ह से ये बड़े स्टार बने हैं। जैसे बच्चन साहब की पंक्चुअलिटी, कि वो जब लोग आज भी कहते हैं वो एक मिसाल है, कि बच्चन साहब 7 की शिफ्ट में 6:45 विथ गेटअप वो अपने वैनिटी वैन के सामने बैठते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो ये सब हमारे लिए दीज आर आर लर्निंग पॉइंट्स। बट आज अनफॉर्चुनेटली लोग या तो मोबाइल में लगे रहते हैं या फिर अपना काम कर लिया जाके अपने वैनिटी में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया है। एंड द रीजन इज ऑल्सो दैट कि जब हम साथ में काम करते थे ना तो एक गिव एंड टेक बहुत आसान होता था, क्योंकि एक कंफर्ट जोन में हम काम कर रहे थे। अब क्या होता है कि हम सेट पे मिलते हैं, सीन कर लिया, बिछड़ गए, चलो। सो दैट मैं ज़रा मिस करती हूँ। आई एम डेफिनिटली मिसिंग दैट। आपने इंडस्ट्री में कई सालों से काम किया है, बहुत अनस्टेबल होती है मैम एक कलाकार की जॉब, जी, कभी काम मिलता है, जी। कभी नहीं मिलता जी, है। बिल्कुल। उस दौरान पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जी। आप ज़िंदगी में पेशेंस रखती हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट कर देती हैं? 7 साल मैं घर में बैठी थी बिना काम के, आफ्टर मयूरी। और आजकल जब बच्चे बोलते हैं ना 7 दिन हमारे पास काम नहीं, 7 महीने काम नहीं है, तो मैं वही बोलती हूँ कि भाई साहब 7 साल इस पेशेंस के साथ या इस बिलीफ के साथ कि मुझे काम यहाँ मिलेगा। और देखिए अगर आप पंक्चुअल हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप टैलेंटेड हो, आप थोड़े बहुत गुड लुकिंग हो, आपको इस इंडस्ट्री में काम मिलेगा ही मिलेगा। बट पेशेंस इज़ अ टेस्टिंग टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग बड़े लकी होते हैं कि आगे उनको काम मिल गया, स्टार बन गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में मेहनत करना लिखा है। आपको यहाँ आके मेहनत करनी पड़ेगी। आप यहाँ आके मेहनत कीजिए, पर अपने पैशन को कभी गिव अप मत कीजिए। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए कहना आसान है क्योंकि हम मुंबई के थे, हमारे पास घर था, फाइनेंशियली हमारे कोई कमिटमेंट्स नहीं थे, इसलिए थोड़ा बहुत हमारे लिए आसान था। बट जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि बेचारे 2 वक्त की रोटी उन्हें नसीब है या नहीं, प्लस प्रिपरेशन, ऑडिशंस, घर के रेंट्स, प्लस आजकल जो जिम का एक नया फैड शुरू हो गया है, प्रोटीन शेक्स खरीदना, अपने आप को मेंटेन करना, इसके पीछे उनके बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगता है। तो इसलिए वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यहाँ आके जब मंथली रेंट नहीं भर पाते हैं और काम भी नहीं मिल पाता है, काम मिला तो पैसे नहीं आते, तो ये एक बहुत कठिन दौर है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर आप अपने पैशंस और अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए मुंबई आए हो, और मुंबई एक ऐसा शहर है जो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। देर सवेर आपको वो आपको दे ही देता है, और जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के चप्पड़ फाड़ देता के है। देता है, जी, इसके लिए जी। मेहनत करते रहनी पड़ेगी हमें। मेहनत, लगन, कमिटमेंट, सैक्रिफाइस, यस, सैक्रिफाइस बहुत बड़ा है यहाँ। बिल्कुल। मैंने एक बहुत प्यारी बात सुनी है कि अगर आप काम की इज़्ज़त करोगे, तो ही वो आपकी इज़्ज़त करेगा। एग्ज़ैक्टली, तो आप इस चीज़ में कितना बिलीव करते 100% बिलीव करती हूँ। बहुत दुःख होता है कि जब हम सेट्स पर जाते हैं और लोग अपने इस काम को बहुत ही एक केयरलेस एटीट्यूड के साथ डील करते हैं। अरे आ रहा हूँ ना, करूँगा ना। अरे लाइन्स आपको दिए जा रहे हैं, एक बार पढ़ो, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, इतने सारे सैक्रिफाइसेस आपने किए। तो उस वक़्त हमको स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि अनडिज़र्विंग कैंडिडेट को ये क्यों दिया गया है? बेचारे ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग कर एक रोल के लिए खड़े हैं लाइन में, उनको ये काम क्यों नहीं मिल रहा है? उन अनडिज़र्विंग कैंडिडेट को क्यों मिल रहा है, जिसको इस कला के बारे में मतलब
वो एक रिस्पेक्ट नहीं है। जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हो, अगर आप उसकी इज़्ज़त नहीं करोगे, तो वो इज़्ज़त आपको कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि कुछ पल भर के लिए आप वो सितारों की तरह चमकोगे, बट निरंतर यहाँ रहने के लिए आपको इज़्ज़त करनी ही पड़ेगी। आपके पास मैम इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने इतना सारा काम किया हुआ है। अगर मैं आपसे कोई 3 चीज़ें ऐसी पूछूँ जो हमें इमीडिएटली एज़ एन ह्यूमन करनी बंद कर देनी चाहिए, निजी ज़िंदगी में, वो आप कौन-सी बताना चाहेंगी? डोंट रन आफ्टर मनी, क्योंकि अगर आप में कला है ना, तो काम ढूँढिएगा। जब काम बोलने लगेगा ना, तो पैसा फ़ॉलो करता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में मैं कहना चाहूँगी। सेकेंडली, आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग दिमाग से कम सोचते, दिल से सोचने लगे हैं। जिसकी वजह से कई बार जिस काम के लिए वो आए हैं, वो काम छोड़कर वो दूसरे राह पर चले जाते हैं। ये दूसरी बात है। डोंट कैरी योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, डोंट डू दैट। क्योंकि काम जब आप करोगे, आप फेमस हो जाओगे, पैसे आएँगे, तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ जाएँगे। तीसरी बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक दीज़ आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, एंड बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। वेरी ट्रू। आजकल लोग आई मैम बहुत ज़्यादा अपोज़िट सोचने लगे हैं। आई डोंट नो, मुझे मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ। मैं यस। बहुत ट्रेडिशनल सोच से जुड़ी हुई हूँ। अगर मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, तो कुछ तो सोच समझ कर ही तो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जो कर रहे हैं वो गलत है, पर मैं उस चीज़ को नहीं मानती। नो, आई डोंट। एक नेचुरल प्रोसेस है लाइफ के। जब आप शादी करते हो तब बच्चा पैदा होता है। ये जो हम फ्रीज़ कर रहे हैं एग्स, ये सब मैं नहीं समझ पाती। नो। अब थोड़ी-सी उनके बारे में बात की जाए जिनकी कृपा से आज हम दोनों जी, यहाँ बैठकर जी, बातें कर पा रहे हैं। जी। माता रानी को आप बहुत मानती हैं। बहुत मानती है। उनका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा है मैम? शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। देखिए क्या होता है, जो डिविनिटी है, जो डिवोशन है, उसे हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। इतना पता है कि जब भी आप एक कदम आगे ले रहे हो, तो वो एक पावर है जो आपको पुश कर रहा है। वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप महसूस कर सकते हो। आप उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्योंकि शादी के बाद, क्योंकि मेरे घर में भगवान कार्तिक मेरे कुल देव है। शादी के बाद जब मैं ससुराल में आई, तो माता रानी हमारी कुल देवी है। सबसे पहले जब मुझे ये पता चला, मैंने वैष्णो देवी जाना शुरू किया, और वहाँ जाकर उसी टाइम पे, उसी दौरान मेरी माँ को कैंसर हो गया था, एंड आई लॉस्ट हर। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अपनी माँ को उस पिंडी के रूप में मैं देख रही हूँ। तो मुझे वैसा ही एक कनेक्शन शुरू हो गया था। एंड जब जब मैं माता रानी से मिलने में वहाँ तक जाती हूँ, तो लोग वही बोलते हैं कि अरे यार, तुम कैसे चली जाती हो? मैंने कहा वो बुलाती है, वो हमें ताकत देती है। किसी भी मंदिर के चौखट तक आप पहुँच सकते हो, लेकिन उसकी इजाज़त ना हो, तो आप उस चौखट को लांघ नहीं सकते। तो ये मेरा एक मानना है। एंड जब मैं वहाँ गई तो मैंने ये माता की चौकी के बारे में, मुझे जब लोग बात करे, तो तब मेरे दिल में ये बात आई कि मैं माता की चौकी हर साल करूँगी। और तब से मतलब माता रानी की कृपा रही है। हर साल वो हमारे घर आती है और हमें ब्लेस करती है, और ना सिर्फ़, मैं कहती हूँ ब्लेसिंग सिर्फ़ मुझे और मेरे पति को मिले, ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ जितने भी लोग हैं, उन सबको माता रानी की ब्लेसिंग्स मिले। क्योंकि जब हम इकट्ठा होते हैं उस चौकी में, कोई खुशी से वहाँ झूमता है, कोई दुःख से रो रहा है, तो सबके सवालों का जवाब माता रानी देती है। तो ये मेरा एक अनडिफाइंड रिलेशनशिप है, और मुझे एक अटूट विश्वास है माता रानी पे कि कुछ गलत नहीं होने देगी वो। आपने माता की चौकी की बात कही। जी। जब पूजा आरती वहाँ पर प्रारंभ हो जाती है, तब आप अंदर से कैसा महसूस करती हैं मैम? पता नहीं, मुझे रोना आ जाता है। वैसे मैं हमेशा हँसती रहती हूँ, बट वो एक ऐसा पल है जब मैं, एक होता है ना कि पूरे 1 साल का मैं इंतज़ार करती हूँ, और जब वो जोत, जैसे वो जोत का मतलब, जैसे हम लोग वो जो जो फर्स्ट स्पार्क मैं देखती हूँ ना, तो पता नहीं मुझे वो एक गूज़ बम्प्स जैसे हो मेरे बदन पे, मैं कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स में महसूस करती हूँ। और वो एक वक़्त है जहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैं अपने दिल के अंदर रखती हूँ।
ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ हर किसी से बात करें, भले वो आपके पति ही क्यों ना हो। बट जब मैं माता रानी को देखती हूँ या उस जोत को देखती हूँ, तो वो जितने भी इमोशंस मैंने अपने अंदर स्टोर किया है, वो माता रानी के सामने आँसुओं के ज़रिए वो बाहर निकल आता है और वो वहाँ से मेरा एक कनेक्शन शुरू हो जाता है। मैम, आप चमत्कारों पे बिलीव करती हैं? 100%। आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंस आप शेयर करना चाहें? एक्सीडेंट के बाद जब हॉस्पिटल में एम्पुटेशन की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो गैंग्रीन है, वो घुटने के ऊपर चला गया था। तो अब एम्पुटेशन है तो घुटने के ऊपर उन्होंने कहा कि एम्पुटेशन होना ज़रूरी है। बट डॉक्टर्स का कहना है कि ऑपरेशन थिएटर में जब वो एम्पुटेट करने गए थे, तब गैंग्रीन जो था वो घुटने के नीचे था। तब तब भी मैं नहीं समझ पाई कि इसमें क्या चमत्कार है, इसमें क्या ही होता? पैर तो खोना ही था। बट घुटने के नीचे एम्पुटेशन होने की वजह से आज मैं डांस कर पा रही हूँ। वो एक बहुत बड़ा चमत्कार था। हो सकता है मेडिकल प्रोफ़ेशन इस बात को ना माने, पर मैं मानती हूँ। कुछ चीज़ें जो साइंस नहीं प्रूव कर सकता, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मिरेकल या चमत्कार। दैट इज़ कॉल्ड द डिवाइन हैंड ऑफ गॉड। मैम, एक औरत जो है वो घर की लक्ष्मी कहलाती है। जी। आपको क्या लगता है आज के समय में औरत देवी माँ की वो शक्ति हमारे खुद के अंदर महसूस कर पा रही है? शक्ति ऑलरेडी हमारे अंदर है। हम उस चीज़ को नज़रअंदाज़ अंदाज़ कर रहे हैं। सी आज भी मैं बोलती हूँ एक सिंपल सी एक कहानी है, एक एक लड़की है, वो रात को अगर बाहर निकल रही है अपने काम के लिए, अगर कोई भी उसे अटैक करे, तो उसके अंदर की जो वो काली है, वो तो निकलता ही है। वो तो ऐसा नहीं है कि वो खड़ी रहेगी और बोलेगी ठीक है, आपको जो बदतमीज़ी करनी हो तो करो। नहीं, वो अपने आप को ज़रूर डिफेंड करेगी। सो ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, वी आर बोर्न विद इट। तभी तो कहते हैं ना, नारी तू कभी ना हारी, है ना? तो चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर कहीं हम इतने ब्लाइंड फोल्डेड हो गए हैं कि हम इन चीज़ों को भूल ही गए हैं कि हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट सो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव द पावर इन यू। नारी या देवी जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, शी इज़ अ सुपरनैचुरल पावर। वो पावर हम सबको वो बाँट चुकी है। उसे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ये आपके हाथ में है। जी। अ, प्रियंका चोपड़ा ने एक बहुत प्यारी लाइन कही थी, गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री, बोल्ड गर्ल्स मेक हिस्ट्री। आप इस लाइन में कितना बिलीव रखती हैं? वेल दैट्स हर स्टेटमेंट। ओके, तो गुड गर्ल्स हैव आल्सो क्रिएटेड हिस्ट्री। ट्रू दैट। सी इट्स अ परसेप्शन। सी प्रियंका ने बोला होगा तो उसने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव से बोला बोला है, होगा ट्रू दैट। डेफिनेटली। सी एंड शी हैज प्रूव्ड, यस। शी हैज प्रूव्ड। मतलब ये बहुत गर्व की बात है। जब भी मैं प्रियंका चोपड़ा को देखती हूँ, आई अडोर हर जर्नी, आई सैल्यूट हर जर्नी। यस। कि वो जो कॉन्फिडेंस की बात जो आपने कही कि एक टाउन, स्मॉल टाउन बरेली से लेकर टू रूल हॉलीवुड टुडे इज नॉट अ जोक। व्हाट अ जर्नी। एक एग्जाम्पल है वो हम सबके लिए। आपकी कभी प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात हुई मैम? मैं जा रही हूँ अप्रैल में। लास्ट टाइम मैं गई थी वो मिस आउट हो गया था, पर इस बार मैंने कसम खाई है, वृंदावन मैं तब तक नहीं छोड़ूँगी जब तक मैं प्रेमानंद जी से नहीं मिलूँगी। भले मैं लाइन में खड़ी रहूँ, भले मैं 2 बजे जाके वो लाइन में खड़ी रहूँ, बट आई हैव टू मीट प्रेमानंद जी। एक अलग शक्ति महसूस हुई। मैंने कभी उनसे मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, पर आज भी अगर वो मेरे फ़ोन में दिख जाते हैं, उनकी आवाज़ से ही यू नो एक चमत्कार सा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक अलग तरीके की एनर्जी कैरी करते हैं और उनसे आज का यूथ जो है वो बहुत कुछ बहुत सीख रहा है। कनेक्टेड है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मॉर्निंग में जब मैं सुनती हूँ, जिसमें मैं जी, प्रेमानंद जी को भी मैं सुनती हूँ। जी। रात को सोते वक़्त जब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं ना, सवेरे जब आप ऑन करो, तो कई बार आपको उसके जवाब प्रेमानंद जी के ज़रिए आपको मिलते हैं। एग्ज़ैक्टली, सो ही इज़ अ कनेक्ट। ट्रू। और काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने कहा है मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ जी, कि ज़िंदगी को एक सरलता के साथ कैसे जीना चाहिए, जी, वो हमको सिखा रहे हैं। क्या अभी भी वो हमसे कह रहे हैं कि सावधान रहो, हुँ, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलो, जी, तभी सब कुछ अच्छा होगा। जितना हमने किए होंगे वो भूल जाओ, अब तो अच्छे बनो, जी, बिकॉज़ ये कलयुग है। बिल्कुल। कलयुग किसी को नहीं छोड़ेगा। किसी को नहीं छूता। सो डू यू बिलीव इन द सर्कल ऑफ कर्मा? 100%। I always believe in the theory and circle of karma.
अच्छा करोगे तब अच्छा होगा, गलत करोगे तो गलत ही होगा। एंड यू नो फॉर योरसेल्फ। मैं ये बोलती हूँ कि किसी को भी आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हो या गलत हो। क्योंकि रात को जब आप सोते हो, वो आपका 5 मिनट का टाइम है, जब आप अपने प्लस और माइनस को सोचते हो कि दिन में आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। सो यू नो योर कर्मा। द कर्मा इज़ एन ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ यू। आपके डीड्स आपको पता है, शायद बाहर वालों को नहीं पता होगा। तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो फिर, अगर आपने कुछ किया है। सी बट हम सब इंसान हैं, गलती इंसानों से ही होती है, बट अगर बार-बार आप वही गलती दोहराते रहोगे, तो फिर वो यू आर क्रिएटिंग बैड कर्मा। तो जैसा कि आपने कहा कि हमें समय की भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए। आजकल बच्चे जो हैं अपने जो डेली रूटीन है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग रात में जाग कर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और सुबह फिर लेट उठें। तो ये रूटीन जो है वो एक बन-सा गया है। तो इससे कहीं न कहीं सक्सेस में जो है हैम्पर सक्सेस होता की है। बात तो मैं नहीं जानती, बट हेल्थ पे तो डेफिनिटली इफेक्ट करता है ये। ट्रू। सी, नेचर के कुछ नियम हैं। दिन और रात इसलिए बनाया गया है कि दिन में काम करो, रात को सो जाओ। जी, अब तो समझ में ही नहीं आता है कि इन बच्चों के लिए दिन, जो दिन हमारे लिए है वो उनकी रात है, और उनकी जो रात है वो हमारे लिए दिन है। दिन है। ट्रू। बट जब आप ये सब कुछ करके जब आप बीमार होते हो, तब आपको एहसास होता है कि ये हमने क्या किया है। देन इट देयर इज नो पॉइंट। ट्रू। सी, अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपके हिस्से में वो जो आपका जो सक्सेस है वो लिखा है, आप मेहनत कर रहे हो, तो वो आपके पास ही आएगा। हुँ। नोबडी, दैट सक्सेस कैन नॉट बी डिनाइड टू यू। डिले हो सकता है, पर अब आज के दौर में लोग, बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्लेस करने के लिए दिन रात मेहनत करना, अभी जागने के लिए सिगरेटें फूके जा रहे हैं। मतलब आई कैन सी, बिकॉज आई स्टे इन एन एरिया वेयर देयर आर सो मेनी बीपीओज। हुँ, ट्रू। मतलब मुझे शर्म आती है। मैंने कभी औरतों को ऐसी सिगरेटें फूकते हुए नहीं देखा है, दारू पीते हुए नहीं देखा है। तो आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू किलिंग योर ओन सेल्फ? ट्रू। सी, जब आप इतनी मेहनत करके जब आपका जीने का टाइम आ रहा है, यू मे नॉट इवन बी इन अ पोजिशन टू लिव दैट लाइफ। ट्रू। क्योंकि आपने अपने आप को, अपने बॉडी को इतना अब्यूज किया है। तो आप जब जीने की इच्छा, एक होता है ना कि एक फेज ऑफ लाइफ होता है जब आपने कमा लिया, फिर आप सोचते हो कि भैया अब लेट मी एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ माय लेबर। जितनी मैंने मेहनत की, जितने मैंने पैसे कमाए, अब तो मैं चैन की ज़िंदगी जीऊँ ऊपर जाने से पहले। और जब तक आप वहाँ तक पहुँचते हो, आपकी पूरी ज़िंदगी टॉप्सी-टर्वी हो जाता है। हुँ, ट्रू। अच्छा, आई डोंट एग्री विद दैट लाइफ, नो, नेवर। अ, वक़्त की बात की जाए तो मैम आप एक एक्सपीरियंस लेकर आती है अपनी लाइफ में। आपको क्या लगता है समय सब कुछ हील कर देता है? हील तो करता है, बट आप उन चीज़ों को भूल नहीं सकते। इट इज़ डेफिनिटली देयर, आपके दिल के किसी एक कोने में वो तो पड़ा ही रहेगा। जी। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को भूल गए ना, तो फिर आप इंसान नहीं हो। आई डोंट थिंक सो। हुँ, क्योंकि इंसान ना अच्छे को भूलता है और ना बुरे को भूलता है। हुँ। मैंने अपने आप को हील तो कर लिया है, बट मैं वो चीज़ें नहीं भूली हूँ। बिल्कुल। इट इज़ देयर विथ मी। और कभी-कभी वो जब उभर के ऊपर आता है, तो ठीक है, वो एक आधा पौना घंटा आप अपने आप को रूम में बंद कर दीजिए। हुँ, अगर रोने का मन करता है तो रो लो। सही बात है। अगर आपको अच्छा लगता है उस चीज़ से, हुँ, खुशी की कुछ यादें हैं, तो उस पल को आप जी लो। जी, बट बाहर आते वक़्त अपने इन इमोशंस को बाहर मत लेकर आना। ट्रू। सी, क्या होता है कि दुनिया आपके दुःख को देखकर ना, दे में सिम्पैथाइज़ विथ यू। हुँ, कुछ लोग आपके इस दुःख को देखकर हँसते भी हैं। बिल्कुल। सो अपने इन इमोशंस को पब्लिक डोमेन में आपको लाने की क्या ज़रूरत है? हुँ, आपके अंदर वो ताकत है, आप डील कर सकते हो। ट्रू। सो उसकी नुमाइश मत कीजिए, जी। अपनी उन इमोशंस की नुमाइश मत करना। मैम आज के समय में दुनिया से उम्मीदें रखना सही है? एक्सपेक्टेशंस? मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स। क्योंकि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो, और अगर वो इवन 1% उस पे नीचे उतर जाते हैं ना, तो आप बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। बिल्कुल। शायद इसी वजह से बच्चे, माँ-बाप, जो रिश्तों में आजकल जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात आती है कि मैंने इतना किया है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे लिए इतना इतना करे। करें, ट्रू। मत करो।
डू योर ड्यूटी। आपने अपना अपना कर्म किया है, जो आपके दायरे में है वो आपने सब कुछ किया है। बदले में वो आपको क्या देगा, क्या करेगा, ये उम्मीद रखना मुझे लगता है कि थोड़ी-सी वो सेल्फिश वाली बात है, कि जी, मैंने इतना किया, तुमने नहीं किया। डोंट एक्सपेक्ट। जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो तो डिसअपॉइंटमेंट से आपका दिल टूटेगा ही नहीं ना फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने एक बहुत प्यारी लाइन पढ़ी थी कि हमारी इच्छाओं से भी ज़्यादा बेहतर उसकी योजनाएँ होती हैं। एग्ज़ैक्टली, आप कितना बिलीव बिल्कुल सही है। सी इंसान बहुत मेहनत करता है। अब ये मैं तो बोलती हूँ कि जो लेबरर है वो भी मेहनत करता है, बट बेचारा वो आज भी तो लेबरर ही है ना, ट्रू, तो उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं रह गई। हमारे एक्टर्स में भी हमारे जैसे कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, जी, या मैं मेहनत कर रही हूँ पर मैं तो उस मुकाम तक नहीं पहुंची ना जहां पर कुछ एक्टर्स है। जी। तो मेहनत में किसी की भी कमी नहीं है, बट देन दे से कि ऊपर वाले ने जो लिखा है हुँ, वो तो होकर ही रहेगा। बिल्कुल, आपकी झोली में जितना वो देना चाहता है उतना ही मिलेगा। जी। मैम लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन लाइफ मंत्र दैट यू फॉलो इन योर लाइफ। बचपन में मैंने सीखा था डू एंड डाई, बट मैंने उसे थोड़ा सा कन्वर्ट किया। मैंने कहा डू एंड देन डाई। दिस इज माई लाइफ मंत्र। हमेशा खुश रहो। आपको देखे लोगों को, जब भी आप आओ तो लोगों को वो खुशी महसूस हो। जी, वरना ऐसा कुछ कुछ लोग आते तो बोलते यार आ गई यार, वो नहीं हो। एज फार एज पॉसिबल जितना हम हो सके एक अच्छे एटमोसफेयर के साथ जिए। जाना सबको है, बिल्कुल, बट आप जब जहाँ से जाओगे कम से कम लोग आपको एक पॉजिटिव नोट पर आपको याद करें। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू, कि आप थैंक हमारे यू, शो पर आईं। थैंक यू माता जी। रानी की कृपा है कि आज फाइनली ये पॉडकास्ट पॉसिबल हो ही रहा है जी जी जी। और आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू मैम। सो मच। अ, आप सभी का भी इस शो पर बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए क्योंकि मंजिल दूर नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू।